अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये जो कि रिमेनिंग पार्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड में हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल पढ़ी थी, डीएनए और आरएनए। हमने सिर्फ उसके बारे में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आज यानी कि हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, डीएनए और आरएनए को, डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पुरानी बातें रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। मिसाल के तौर पर बड़े मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। मिसाल हमने ली थी दीवार की, वॉल की। हमने कहा कि एक दीवार है, इस दीवार में हमें एक स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होते हुए नज़र आता है। जो स्ट्रक्चर हमें बार बार रिपीट होते हुए नज़र आता है उस स्ट्रक्चर को हम मोनोमर कहते हैं। दीवार के केस में जो मोनोमर है वो ईंट है, यानी कि बहुत सारी ईंटें मिलती हैं फिर जाके हमारे पास दीवार बनती है। इसी तरीके से डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए को बनाने वाले जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें पहली क्या है? एक पेंटोस शुगर। पेंटोस का मतलब होता है 5, या एक 5 कार्बन वाली रिंग होती है जिसे हम पेंटोस शुगर कहते हैं। और उसमें दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिलता है हमें देखने को? फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा हमें मिलता है नाइट्रोजनस बेसिस। ये 3 चीज़ें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। और न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, जैसे कि डीएनए हो गया या आरएनए हो गया। अब हम कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हमें नज़र आ रहे होते हैं डीएनए के अंदर। अब एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है। एक तो वो अपने सामने वाले से बॉन्ड बनाता है और एक अपने नीचे वाले से बॉन्ड बनाता है। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इस पर बात करें। डीएनए में हम कहते हैं कि डीएनए में 2 धागे होते हैं। क्या होते हैं? 2 धागों पर मुश्तमिल होता है एक डीएनए, जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिल रहा होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इन्हें अलग अलग करके बनाया। अब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो इन तमाम के तमाम न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम कहते हैं कुछ स्ट्रक्चर हैं जो हमें सब में सेम नज़र आते हैं। वो क्या हैं? वो 2 स्ट्रक्चर हैं, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। डीएनए हमने कहा, न्यूक्लियोटाइड हमने कहा कि 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सी नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड में हमें सेम देखने को मिलता है। जो चीज़ चेंज होती है वो होता है जो चीज़ हमें चेंज होती हुई नज़र आती है इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर, वो होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। हम जानते हैं डीएनए के अंदर 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? आप जानते हैं कि एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये 4 तरह की नाइट्रोजन्स पाई जाती हैं पूरे डीएनए में। इंसानों से लेकर वायरस तक के डीएनए में सारे सबका डीएनए इन 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना है, या यूँ कह लें कि इन 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। क्योंकि हर न्यूक्लियोटाइड में हमने कहा नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है। और तो टोटल नाइट्रोजनस बेसिस हैं कितनी? 4। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड भी कितने होंगे हमारे पास? 4 होंगे। तो 4 तरह की न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप्स कितनी होगी? 4। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनकी अरेंजमेंट चेंज होती रहती है। तो इसकी बेस पेयरिंग का भी एक रूल होता है कि किस तरीके से ये हमें धागों में, डीएनए के 2 धागों में हमें देखने को मिलते हैं। वो इस तरीके से मिलते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एडेनिन, एक धागे में एडेनिन होगा तो उसके सामने हमें हमेशा थाइमीन देखने को मिलेगा। ये एक रूल है बेस पेयरिंग का, जिसे हम चारगव्स रूल कहते हैं। जब भी एक धागे में हम एडेनिन होगा तो उसके सामने हमेशा हमें थाइमीन देखने को मिलेगा। ये हमेशा एक दोनों आप एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। और जब भी एक धागे में साइटोसिन देखने को मिलेगा तो सामने हमें उसको ग्वानिन देखने को मिलता है। ये बेस पेयरिंग का रूल है। इसी तरीके से ये नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होके रिपीट होते रहते हैं
और डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लें यहाँ पे अगर एडेनिन होगा तो फिर इसके सामने थायमिन होगा, फिर अगर यहाँ ग्वानिन होगा तो इसके साथ हमेशा कौन रोल बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, वो बनाएगा साइटोसिन बनाएगा। इसी तरीके से ये रिपीट होते रहेंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल डीएनए बनाएंगे। एक बात यहाँ पर कि एडेनिन और थायमिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान हमेशा ट्रिपल 3 बॉन्ड हमें देखने को मिल रहे होते हैं। अब हमारे पास इनका एक मॉडल है डीएनए का, जिसने डीएनए के स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया। अब इसको पेश करने वाले 2 साइंसदान थे, जिसे हम, इस मॉडल का नाम भी है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। इन्होंने इसे बहुत आसान तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। वो क्या कहते हैं कि डीएनए के, मान लें, सीढ़ी की तरह लेडर टाइप है। सीढ़ी में जिस तरीके से 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है साइड्स, जिस साइड वाला जिसे हम पकड़ते हैं, इसे हम कह रहे हैं साइड्स, और दूसरा हिस्सा वो होता है जिसके ऊपर हम पाँव रखते हैं। तो जिस हिस्से पे हम पाँव रखते हैं, इस हिस्से को मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर स्टेप्स का। इन्होंने क्या नाम दिया, जिस हिस्से को हम साइड्स कह रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने इस हिस्से को नाम दिया अपराइट का। क्या नाम दिया? अपराइट। और जिस हिस्से को हमने यहाँ स्टेप्स का, इन्होंने इस हिस्से को नाम दिया रंग का। इन्होंने कहा कि जो हिस्सा अपराइट वाला है, यानी कि जो हमारी साइड्स है जिन्हें हम पकड़ते हैं, इस अपराइट वाले हिस्से में हमारे पास जो 2 स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, वो है फॉस्फेट और पेंटोज शुगर। यानी कि साइडों में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा? फॉस्फेट और पेंटोज शुगर। और दरमियान जो वाला जो हिस्सा है जिसे हम रंग कह रहे हैं, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजिनस बेसिस देखने को मिलेंगी। जो हमारे पास कौन कौन सी एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन है। ये मॉडल है हमारे पास, जो कि बहुत आसानी से एक्सप्लेन करता है डीएनए के स्ट्रक्चर को। 2 पार्ट्स हैं डीएनए के, एक साइड वाला जिसे हम अपराइट कह रहे हैं, जो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर। और दरमियान वाला जो हिस्सा है जिसे रंग कह रहे हैं, वो मुश्तमिल है हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस पर। तो यही बात लिखी हुई है। हमने बात की कि डीएनए क्या है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। ये 4 न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते रहते हैं इसके अंदर। और हमने ये भी बात की कि अगर एक धागे में एडेनिन होगा तो उसके सामने वाले में हमें क्या मिलेगा? थायमीन मिलेगा। और अगर एक धागे में साइटोसिन है तो उसके सामने वाले में ग्वानिन मिलेगा। फिर हमने बात की कि हर धागा जो हमारे पास डीएनए का हिस्सा है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक हमने अपराइट का, जो हमारी साइड्स थी, जिसमें हमें शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर मिल रहा है जो कि पेंटोज शुगर है, और फॉस्फेट ग्रुप मिल रहा था देखने को। दूसरा जो दरमियान वाला हिस्सा था, जो जिन्हें हमने स्टेप्स कहा था, उसमें हमें क्या मिलती है? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ देखें अगर हम इस तस्वीर में भी, तो ये देखें, ये पेंटोज शुगर है और इसके साथ क्या अटैच है? ये जो है, ये साइडें हैं, ये अपराइट है। ये क्या है? अपराइट। और दरमियान में ये जो हिस्सा हमें मिल रहा है, जहाँ हमें नाइट्रोजनस बेसिस नज़र आ रही हैं, ये वाला रंग कहला रहा है, और साइड वाला जो है ये अपराइट कहला रहा है। तो अपराइट में 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक पेंटोज शुगर है, ये देखें, और फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट। ये साइडें बना रही हैं, अपराइट बना रही हैं। और दरमियान में हमारे पास एडेनिन, और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस, ये देखें, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पे 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं साइटोसिन और ग्वानिन में। इस पिक्चर में भी वाज़े किया गया। ये देखें, ये जो रिंग आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या है? ये डीऑक्सीराइबोस का मतलब हम समझते हैं। डीऑक्सीराइबोस का मतलब क्या है? देखें, राइबोस का मतलब होता है 5 कार्बन। डीऑक्सी, नॉर्मली जो राइबोस होता है, नॉर्मली राइबोस का फॉर्मूला होता है C5H10O5। ये नॉर्मल राइबोस है, जो कि आरएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आरएनए। अब डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या है? कि इसमें एक ऑक्सीजन कम होगा। तो डीएनए में जो राइबोस पाया जाता है वो होता है C5, क्या होता है? C5H10O4। इसमें एक ऑक्सीजन कम मिलती है। जो हमें पेंटोज शुगर डीएनए के अंदर देखने को मिलता है, उसमें हमें एक ऑक्सीजन कम देखने को मिलती है। ये बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए को पहचानने का भी,
कि अगर आपने डीएनए और आरएनए को पहचानना है तो आप उसकी पेंटोस शुगर देख लो। और उसमें जिसमें एक ऑक्सीजन कम होगा वो डीएनए होगा, जिसमें ऑक्सीजन 5 होंगे वो हमारे पास आरएनए का धागा होगा। तो हम बात कर रहे थे, इसमें भी देखेंगे ये पेंटोस शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये साइड है। इन साइडों साइडों पे आपको क्या मिल रहा है? शुगर और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट। दरमियान में आपको नाइट्रोजनस बेसिस मिल रही हैं, जो कि रंग वाला हिस्सा, ये अपराइट वाला हिस्सा। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ, इसमें 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, देखें इसमें 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं साइटोसिन और गुआनिन के साथ। ये बेसिक स्ट्रक्चर था डीएनए का जो हमने समझा। अब इसकी बॉन्डिंग के ऊपर बात करते हैं। हमने कहा कि डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो अपने आमने बराबर वाले के साथ भी बॉन्ड बनाता है, और अपने ऊपर वाले से, या कह लें, या अपने एक नीचे वाले से बॉन्ड बनाता है। यूँ कह लें एक न्यूक्लियोटाइड 2 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड किस तरीके से? एक आमने सामने और एक अपने नीचे वाले से। तो जो अपने बराबर वाले के साथ यानी कि आमने सामने न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम पिक्चर में देखें तो ये जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये जो ऊपर नीचे बॉन्ड बना रहा है, इस बॉन्ड को कहते हैं, ये जो साइड में बॉन्ड बने हुए हैं, ये जो साइड में अटैच हैं, डी पेंटोस शुगर और हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप, इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर। ये किस तरीके से बनाते हैं इसको हम समझें अगर, तो ये इस तरीके से बनाते हैं कि ये पेंटोस शुगर है नीचे वाला, इसका 5वें कार्बन पे जो ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ये बॉन्ड बनाता है ऊपर वाले पेंटोस शुगर के तीसरे कार्बन पर लगे हुए OH ग्रुप से। ऊपर जो पेंटोस है इसके तीसरे कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है, ये बॉन्ड बनाता है इस फॉस्फेट के साथ, जो फॉस्फेट अटैच है 5वें कार्बन में। आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि फॉस्फेट हमेशा 5वें कार्बन पर अटैच होता है। तो ये बॉन्ड जो है फॉस्फेट का अपने ऊपर वाले पेंटोस शुगर के तीसरे कार्बन से जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो एक बॉन्ड जो आमने सामने बन रहा है वो क्या है? वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो ऊपर बना रहा है इस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये हमने टेक्स्ट में पिछली वीडियो में नहीं पढ़ा था। ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के दो न्यूक्लियोटाइड कैसे लिंक होते हैं आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की तरीके से। कैसे बनता है कि इसमें क्या होता है कि तीसरा कार्बन किसका? पेंटोस शुगर का। ये देख रहे हैं, ये पेंटोस शुगर है, इसका ये तीसरा कार्बन है। ये किसके साथ जुड़ता है? ये लिंक होता है हमारे पास ये फॉस्फेट के साथ। फॉस्फेट कहाँ पर अटैच होता है? हमेशा 5वें कार्बन पे। तो ये 5वां और तीसरा 5-3 बॉन्डिंग बनाते हैं। इसी तरीके से ये चलता रहता है। ये देखें, ये 5वें कार्बन का फॉस्फेट तीसरे कार्बन के साथ बना रहा है। तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। और ये डीएनए और आरएनए को होल्ड करके रखता है। एक डीएनए का मॉलिक्यूल एक जगह पे रहता है। जाहिर सी बात है, बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनने का पीछे वजह क्या है? और कंडेंसेशन रिएक्शन लिखा है। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास वाटर बन रहा हो। क्या बन रहा हो? वाटर के बनने से जो बॉन्ड बनता है वो कंडेंसेशन होता है। अब वाटर के लिए बनने के लिए हमें हाइड्रोजन और OH चाहिए। तो एक जगह से हमारे पास हाइड्रोजन आता है और एक जगह से हमारे पास OH आता है। हाइड्रोजन और OH मिलते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। तो इसमें भी हमें कंडेंसेशन रिएक्शन देखने को, यानी कि ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कंडेंसेशन के रिजल्ट के तौर पे बन रहा है। कंडेंसेशन रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यही बात लिखी हुई, ये देखें, हाइड्रोक्सिल अनदर मॉलिक्यूल जो है किसका? जो तीसरे कार्बन पे लगा होता है, वो हमारे पास फॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। तो ये हमने पढ़ा कि हमारे पास जो दोनों धागे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होते हैं। वजह उसकी क्या है? ताकि वो खुल सकें और बंद हो सकें। खुलना बंदा क्यों ज़रूरी है? जब डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए वैसे हमारे पास है क्या? हम कहते हैं डीएनए एक रेसिपी है। रेसिपी है, ये हमें बनाती है। इससे क्या बनती है? डिश। और वो डिश क्या है? प्रोटीन है। तो ये भी हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। तो डीएनए से प्रोटीन बनने के लिए डीएनए का खुलना लाजमी है। तो खुलने और बंद होने के लिए इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, यही लिखा हुआ है, तक हम तोड़ते हैं ये। और फिर हमने कहा कि दोनों हेलिक्स में दो तरह की चेन होती हैं। मतलब अगर एक हमारे पास ये रस्सी है,
दो धागे, अगर इस तरफ ये बॉन्डिंग चल रही है 5-3 की, तो इस तरफ ऐसी बॉन्डिंग चलेगी 3-5 की। समझ रहे हैं आप? 3-5-3 तो आप समझ गए हैं, यानी कि इसमें क्या होगा आपको, ये तो सेम हो गया ना, यानी कि यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 3 होगा। ये समझ गया 5-3 का मतलब क्या है कि इसका 5वें कार्बन का फॉस्फेट, और यहाँ पे क्या होगा, तीसरे कार्बन का हाइड्रोजन ग्रुप। यहाँ पे 5वें कार्बन का फॉस्फेट, यहाँ पे तीसरे कार्बन का अपोजिट चल रही होती है। जैसे कि एक दो दो रोड होती है हमारे पास, टू वे रोड होती है, तो एक तरफ से आप देखते हैं कि गाड़ियाँ एंटी पैरेलल होती हैं ना, एक तरफ सीधी जा रही हैं और एक तरफ इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। तो ये दोनों धागों की जो बॉन्डिंग होती है, जो फॉस्फोडाइन ईस्टर बॉन्ड है, ये भी एंटी पैरेलल चल रहे होते हैं। अगर इस तरह इस धागे में 5-3 बॉन्डिंग चल रही है, तो इस तरह इस धागे में 3-5 बॉन्डिंग चलेगी। वो तो आप समझ गए हैं कैसे चलेगी, हमने जो पूरा डिटेल में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पढ़ा। तो यही बात लिखिए, अगर एक धागा ऐसे अपवर्ड जा रहा है 3-5 की डायरेक्शन में, तो दूसरा धागा हमें क्या मिलेगा, डाउनवर्ड ऐसे डायरेक्शन। अब ये बात की है इन्होंने, क्या दो धागों के दरमियान का जो फासला है वो कितना है, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग एक यूनिट है। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10। आप इसे ऐसे 10⁻⁻10, अगर आप इसे नैनोमीटर में करना चाहें तो नैनोमीटर में क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो अगर कम कर देंगे तो ये 2 नैनोमीटर बन जाएगा। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ जब पावर -9 होगी तो एक ज़ीरो कम हो जाएगा। तो दो धागों के दरमियान का फासला होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं और 2 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग एक यूनिट है। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट ये यूँ कह लें आप, जो हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं गीगा मेगा, तो आर्मस्ट्रॉन्ग का बस मतलब समझ लें, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10। तो ये फासला है दो धागों के दरमियान का। दो धागे एक दूसरे से इतने फासले पर होते हैं। नहीं लिखा हुआ है कि डिस्टेंस सेम रहता है एक धागे के दूसरे, वो कितना है, और हर एक टन में, यानी कि अगर एक टन है हमारे, हमने कहा कि डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होगा तो हेलिकल स्ट्रक्चर में टन भी आती। तो ये जो एक टन आने तक एक जो हिस्सा है, इस हिस्से में हमारे पास टोटल 10 नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे 10 आपको बॉन्डिंग मिलेंगे, एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन, फिर उसके बाद साइटोसिन गुआनिन एडेनिन थायमिन, ऐसे आपको कितने मिलेंगे, एक आपके पास टन में आपको ऐसे कितने मिलेंगे, 10 नाइट्रोजनस बेसिस आपको देखने को मिल रही होती हैं। तो ये डीएनए के स्ट्रक्चर पे हमने थोड़ी सी बात की। अब हम आगे आरएनए पे दूसरी वीडियो बना लेंगे। आरएनए पे हम दूसरे वीडियो के ऊपर बात कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप सबको। ठीक है।